हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका कि नाम है जैव अणु। आपको चैप्टर जो है इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो आज इसी चैप्टर को हम लोग पूरा आज फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम लोग सारे इस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि प्रोटीनों का विकृतीकरण क्या होता है। नाम ही से पता चल रहा है विकृतीकरण मतलब किसी चीज़ को हमें विकृत स्थिति में पहुँचा देना। उसका आकार जैसे गोल हो तो उसको हमें चौकोर कर देना, चौकोर हो तो गोल कर देना, मतलब उसके आकार में छेड़खानी करना ही उसकी आकृति को बिगाड़ना होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होगा। देखिए, प्रोटीन का जो ताप, पीएच आदि के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, प्रोटीन ताप जो होती है वो प्रोटीन का एक तरह से आप लोग बोल सकते हो जो पीएच मान होता है या फिर जो टेम्परेचर वगैरह होता है वो एक तरह से कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमेशा जब तक उसमें बाहर से छेड़खानी ना करी जाए। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने बाहर से उसके ताप में और पीएच में दोनों में हमने उसके चेंज कर दिया तो क्या होगा, उसकी संरचना बिगड़ जाएगी। तो वही हुई ये डिफिनेशन। देखिए इसके आगे पढ़िए, जब प्रोटीन के ताप, पीएच आदि में कोई परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई उसमें परिवर्तन कर दिया, उसकी किसकी संरचना से एक तरह से छेड़खानी करी, जो उसकी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो संरचना सीधी सी बात है बिगड़ जाएगी भैया। तो ये अपनी द्वितीयक या फिर तृतीयक संरचना को खोकर प्राथमिक संरचना में चले जाते हैं। अच्छा, जो इनकी जो हमेशा ये लोग कौन सी संरचना में रहते हैं, द्वितीयक या फिर तृतीयक संरचना में। लेकिन अगर हम इसमें छेड़खानी करेंगे, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, पीएच वैल्यू घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो ये क्या होगा कि अपनी मूल स्थिति जो होती है, जो इनकी मूल स्थिति होती है, जो द्वितीयक और तृतीयक संरचना होती है, वहाँ से ये चेंज कर देते हैं, अपना स्थान चेंज करके कहाँ चले जाएंगे, प्राथमिक संरचना में ये चले जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण, मतलब उसकी आकृति से छेड़खानी करना। आगे आप लोग देख रहे हो कि लिखा हुआ है संरचना को खोकर द्वितीय प्राथमिक संरचना में चले जाते हैं। इसे ही हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, देखिए, और इस प्रकार जो नई प्रोटीन प्राप्त होती है उसे ही हम लोग विकृत प्रोटीन कहते हैं। तो ये हमारे हिसाब से आप लोग को प्रोटीन का विकृतीकरण पूरा क्लियर हो गया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। अच्छा, फिर देखिए भैया सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रोटीन की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना क्या होती है, हमें समझाइए। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना के बारे में थोड़ा बहुत। तो अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर जो प्राथमिक संरचना होती है और जो द्वितीयक संरचना होती है ये होती क्या है। तो देखिए, प्राथमिक संरचना की डिफिनेशन आप लोग पढ़ पा रहे हो कि लिखा हुआ है कि प्रोटीन की जो वास्तविक संरचना होती है वो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। मतलब प्रोटीन की वास्तविक संरचना, जब इसको खोज की गई थी प्रोटीन की, या फिर जिस संरचना इसमें सबसे पहली बार जब इसकी संरचना देखी गई होगी माइक्रोस्कोप से, तो वही संरचना इसकी क्या है, वास्तविक संरचना है, जो पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में इसकी देखी गई होगी। ठीक है, मतलब जिसमें वास्तविक संरचना जो इसकी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक संरचना। देखिए फिर क्या होती है इसकी द्वितीयक संरचना, देख लेते हैं क्या होती है। एक सेकंड, प्राथमिक संरचना को आप लोग इस तरह समझ सकते हो, जैसे ये हो, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से एक डंडा टाइप का। ठीक है, ये होती है हमारी प्राथमिक संरचना। अच्छा, ये ज़्यादा लंबा जो हो रहेगा ये और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं इतना छोटा हो, हम थोड़ा यहाँ पर हमने बना दिया। फिर देखिए द्वितीय संरचना क्या है इसकी। द्वितीय संरचना है कि जब प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कम स्थान में आने के लिए कुंडलित हो जाती है। अच्छा, ये जो है देखिए, ये स्पेस ज़्यादा लेगा, अगर हमको इसको कहीं पर रखना चाहें तो ये डंडा टाइप का है, ये स्पेस ज़्यादा लेगा। इसी जगह अगर हम क्या करें, इसकी संरचना को ऐसे कुंडलित कर दें, अगर ऐसे 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 करके इस तरह से देखिए कुंडलित हम कर दें, तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हमारा कम जगह में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे द्वितीयक संरचना। आप लोग बैकग्राउंड में डिफिनेशन पढ़ पा रहे होगे कि आने के लिए कुंडलित हो जाती है, उसे ही हम लोग द्वितीयक संरचना कहते हैं। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो प्राथमिक संरचना में, और ये आप बना सकते हो द्वितीय संरचना में। ठीक है, तो डायग्राम बना दोगे तो थोड़े नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे वहाँ पर। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो भैया न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उदाहरण भी देना है हमको। तो न्यूक्लिक अम्ल देख लेते हैं क्या होते हैं। तो साइड में हेडिंग डालेंगे आप, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होते हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो जीवाणु कोशिकाओं में जो जीवित कोशिकाएं होती हैं हमारी, उनमें क्या होते हैं, ये नाभिकों में न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। जो हमारा नाभिक होता है उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर क्रोमोसोम, नाम दो नाम हो सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन या फिर क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं भैया, देख लेते हैं। पहला होता है आरएनए, दूसरा होता है यहाँ पर डीएनए। फॉर्म उसका फुल फॉर्म देखिए, आरएनए का होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल,
और डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पर न्यूक्लिक नहीं लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो ये होते हैं इसके डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म। क्लियर हुआ पूरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसका देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से होते हैं। अच्छा, आरएनए भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे शरीर में जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। पहला होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम लोग स्मॉल आर और आरएनए लिखते हैं, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा हम लोग लिखते हैं संदेशवाहक आरएनए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एमआरएनए। एमआरएनए फॉर मैसेज आरएनए, है ना, मैसेज। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो कि संदेश मतलब क्या होता है, मैसेज, तो हमने इसको बोल दिया एमआरएनए। फिर है यहाँ पर ट्रांसफ़र या फिर अंतरण आरएनए, तो इसको हम लोग लिख देंगे टीआरएनए, मतलब कि ट्रांसफ़र आरएनए। क्लियर हुआ पूरा ये। तो ये 3 पॉइंट आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है। टॉलन अभिकर्मक देखिए बहुत से बच्चों को पता होगा, जो मेरी पिछली पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आप लोग को पता होगा टॉलन अभिकर्मक क्या होता है। हम कई बार अपनी वीडियो में इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन भी आप लोग को वहाँ पर समझा चुके हैं। तो फिलहाल ज़्यादा डीपली यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर ऊपर ऊपर बात करते हैं। जिसको ज़्यादा विस्तार में पढ़ना है वो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देखिए, केमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो हमने डाल रखी है। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों की 1 शॉट वीडियो पढ़ी, आप लोग वहाँ पर जाके देख लीजिए, अच्छे से तैयारी हो जाएगी आप लोग की। यहाँ पर क्या बात करेंगे हम कि 10% सिल्वर नाइट्रेट विलयन में NaOH, NaOH का मतलब होता है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH विलयन मिलाने पर एक भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको हम लोग NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की न्यून मात्रा में घोलने पर एक पारदर्शक विलयन बनता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर टॉलन अभिकर्मक। 2 नाम होते हैं इसके, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोल सकते हैं या फिर आपसे टॉलन अभिकर्मक पूछ सकते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, दोनों का समीकरण भी एक ही होता है और दोनों का लगभग जो होती है संरचना और स्ट्रक्चर भी लगभग सेम होता है। तो ये थी हमारी टॉलन अभिकर्मक की डिफिनेशन। रिएक्शन यहाँ पर हमने नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। रिएक्शन आपसे आप लोग जब लिखिएगा जब आप लोग से 5 नंबर में पूछा जाए, और वो वाली वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर पूरा विस्तार से बताया गया है कि टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है, और भी जो आपको में होते हैं वो सारे वहाँ पर समझा दिए गए। तो आप जाके विस्तार से आराम से वीडियो देखिए और अपने जो 5-10 नंबर है वो पक्के कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए टॉलन अभिकर्मक आना ही आना है एग्जाम में। चाहे टॉलन आए चाहे ल्यूकोस आए, दोनों में से एक अभिकर्मक जरूर आता है एग्जाम में हर साल। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर डीएनए आरएनए में अंतर। तो एक साइड हमने लिख रखा है यहाँ पर डीएनए क्या होता है, एक तरफ हमने लिख रखा है आरएनए क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे डीएनए। डीएनए अनुवांशिक प्रभावों को नियंत्रित करता है। अनुवांशिक प्रभावों को मतलब जैसे हमारे जो पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ लक्षण जो होते हैं, ठीक है, वही हमारा होता है डीएनए। फिर आरएनए क्या होता है, ये प्रोटीन को संश्लेषण को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा को ये संश्लेषित कर सकता है। फिर डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है। द्विकुंडली अगर हम बात करें तो इस तरह से जो होती है, आप लोगों को पता होगा, जिन बच्चों में बायो के स्टूडेंट हो तो आप लोग को पता होगा, इस तरह से ऐसे कुछ होती है। पूरी बन नहीं पा रही लेकिन आप लोग समझ लीजिए, द्विकुंडली संरचना इसको बोलते हैं, ठीक है। आरएनए की क्या होती है, इसमें एकल कुंडली संरचना होती है। डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार ATGC और आरएनए के नाइट्रोजनी क्षार AUGC। अच्छा, इसके फुल फॉर्म क्या हुए, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे इसके हो जाएंगे, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग यूरेसिल बोलते हैं। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा बच्चों, वो हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करते हैं। या फिर क्वेश्चन इसको दूसरी तरह से कैसे पूछ सकता है, ग्लूकोज हमारे शरीर को किस प्रकार ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज यहाँ पर एक ही चीज़ होती है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं होता है, बिल्कुल इसको ध्यान रख लीजिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी लगभग क्या होते हैं, हमारे ग्लूकोज की तरह ही काम करते हैं। ग्लूकोज का वर्क आपको पता होगा, हमारे शरीर को एनर्जी देना, ठीक है, तो वही होता है ग्लूकोज। तो जब श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, श्वसन क्रिया मतलब ही सांस, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, उसी को बोलते हैं श्वसन क्रिया। जब श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर लेती है अंदर सांस लेते समय, तो CO2 तथा H2O प्राप्त होता है, ठीक है। जो हमारा फिर जो रिएक्शन वापस होगा वो क्या होगा, CO2 H2O। H2O तो बाहर निकलेगा नहीं, CO2 बाहर निकल जाता है, तो इस CO2 रही वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। साथ ही साथ ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। हमें इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं,
वो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या फिर ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यही काम होता है उनका कि जो बाहर से ऑक्सीजन आ रही है और हमारे अंदर जो खाना हम लोग खाते हैं उसका जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भाग होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारा क्या बना देता है, हमारे अंदर शरीर के अंदर एनर्जी बनाता है, ठीक है बच्चों। तो यही थी कार्बोहाइड्रेट्स और जो ग्लूकोज वगैरह होता है कि कैसे हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, उसका रासायनिक समीकरण देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज का हमने यहाँ पे वो रासायनिक सूत्र लिख लिया है C6H12O6 प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या बन रही है, CO2 बन रही है, जो कि हम बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। जो श्वास अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और उसी के साथ वापस एक बाहर की तरफ जो निकालते हैं वो होती है CO2। फिर H2O बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि पानी थोड़ी ना हम लोग निकालेंगे, पानी तो पेट के अंदर ही हमारा रह जाता है और प्लस ऊर्जा भी हमारे शरीर में ही रह जाती है, एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो क्लियर हुआ ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया वीडियो अच्छी लग रही है यार तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिना कहे आप लोग के लिए यार इतनी मेहनत कर रहे हैं इतना तो आप लोग एक बटन तो आप लोग दबा ही सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से दोनों बटन प्रेस करिए, एक सब्सक्राइब का और एक लाइक का। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि विटामिन सी का रासायनिक सूत्र लिखिए। एक नंबर में पूछ सकता है, हालांकि क्वेश्चन ये जो है आप लोग के बायोलॉजी में आता है, लेकिन कभी कभी केमिस्ट्री में भी दे सकते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आपकी केमिस्ट्री में भी पूछ लिया रहा है। तो विटामिन सी का जो हमारा फुल फॉर्म होता है या फिर एक तरह से रासायनिक सूत्र जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, C6H8O6, ये होता है हमारे विटामिन सी का रासायनिक सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे पेप्टाइड बंध क्या होता है और इससे हमें क्या सीख मिलती है, मतलब क्या होता है पेप्टाइड बंध और हमारे शरीर के लिए कैसे ये हानिकारक होता है या फिर लाभदायक होता है, हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं। तो प्रोटीन के अणुओं के मध्य जो बंध उपस्थित होता है उसे ही हम लोग पेप्टाइड बंध कहते हैं। अच्छा, खाना खाने से हमको क्या मिलता है, खाना खाने से, दूध पीने से या फिर जो भी और चीज़ें हैं उससे हमको मिलता है प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन है तो भैया प्रोटीन के जो एक तरह से आप समझिए ऐसे दवाई होती है। तो दवाई आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी, गोल गोल टिकिया जो आती है दवाई की, वो छोटे छोटे महीन महीन कण आपस में चिपके होते हैं। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि प्रोटीन भी हमारे अंदर जो होता है उसमें भी छोटे छोटे महीन कण जो होते हैं वो एक साथ चिपके रहते हैं। तो वो किस बंध के द्वारा चिपके रहते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस में चिपके रहते हैं। तो वहाँ पर जो ये पेप्टाइड बंध लगता है वो भी प्रोटीनों के मध्य ही लगता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं जो पेप्टाइड बंध होता है ये हमारे लिए लाभदायक होता है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ध्यान से अगर आपको देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व किसका काम करता है, ध्यान से देखिए, ग्लूकोज का काम करता है। तो भैया ग्लूकोज से रिलेटेड जो वर्ड होगा आप उस पर टिक कर दो बिना आंखें बंद करें, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे शरीर में जो रिजर्व रहता है ग्लूकोज वो ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व रहता है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे ग्लाइकोजन पर आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर आरएनए में उपस्थित क्षारक। अभी ऊपर अगर जिन्होंने बच्चों ने अंतर जो हमने बताया वो ध्यान से देखा होगा तो नीचे जो ATDC जो लिखा हुआ था, ठीक है, ATGC, तो वहाँ पर आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर आरएनए में क्या होगा भैया। देखिए जो टी होता है थायमीन, ये कभी भी आरएनए में नहीं हो सकता। आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल, ठीक है। तो AGCU मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। टी मतलब थायमीन आरएनए के लिए दुश्मन होता है, बिल्कुल आरएनए में हो नहीं सकता थायमीन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो आज के क्वेश्चनों को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं और इम्पॉर्टेंट तो वो बहुत ही जल्द आप लोग को मेरे ही चैनल पर मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप उन क्वेश्चनों से वंचित ना रह पाओ, ठीक है। और समय रहते टाइम से पहले आप उन क्वेश्चनों को देख लो और अच्छे नंबर से पास हो जाओ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो सभी लोग बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू।